हादसा हुआ तो हमको कौन सा सेफ जगह जहाँ पर अपना कैमरे बसाना चाहिए। तो ये हमारी थोड़ी सी चूक है। चाइना की तरफ वाला जो एरिया है वहाँ पर एवलॉन्च काफ़ी आते हैं, ग्लेशियर्स वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं। कम से कम इनको थोड़ा बहुत माउंटेनियरिंग कोर्स का अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। आजकल जो बर्फ़ गिर रहा है ये इसको कहते हैं वेट स्नो। वेट का मतलब इसमें वजन होता है, पानी होता है ज़्यादा। अब लंच से पूरे घर 300-400 घर जो है पूरे जड़ से निकल गया था। वहाँ एक पत्थर भी नहीं बची थी। जो गांव में होंगे वो कोई भी आदमी नहीं बचा, मैक्सिमम लोग कैजुअलिटी हो गई। जो उत्तरकाशी में एक्सीडेंट हुआ हमारा, माउंटेनियर 29 आदमी मरे, उसमें भी हमारी बहुत गलती है, हमारे इंस्ट्रक्टर की गलती लगाएंगे। नमस्कार, न्यूज़ टुडे नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर विपिन चंद्रा। उत्तराखंड के अंदर चमोली में आए हुए एवलॉन्च के कारण देश भर की निगाह इस समय उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड में इसलिए क्योंकि यहाँ पर बीआरओ का एक सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रीफ जिसको बोला जाता है, वो रोड कंस्ट्रक्शन का काम करती है, वो आर्मी को मदद करती है। लेकिन वहाँ पर जो हादसा हुआ है, करीब 57 मजदूर उनके दब गए थे। हालांकि तमाम लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित बाहर भी निकाला गया है, लेकिन 4 लोगों की दर्दनाक मौत भी हुई है। ऐसे जो कैंप थे जहां पर वो दब के इतना बड़ा हादसा हुआ, क्या इन हादसों से बचा जा सकता है? कैंप सिलेक्शन को लेकर हमारे साथ में इस समय मौजूद हैं सुंदर सिंह मर्तोलिया जी, जो लगातार 9 से ज़्यादा एक्सपीडिशन कर चुके हैं। माउंट एवरेस्ट से लेकर तमाम ऐसी पीक हैं जिन्होंने आपने विजय हासिल की है वहाँ पर, और कंचनजंगा जो पर्वत है वहाँ पर भी हाईएस्ट पीक पर आप जा चुके थे। इसके इनसे बातचीत करते हैं कि कैसे आखिरकार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरीके से जो है आपने देखा ये जो इतना बड़ा हादसा हो गया यहाँ पर, क्या कैंप सिलेक्शन में क्या इनकी कोई लापरवाही रही है या क्या हुआ? जी हाँ, मेरा नाम सुंदर सिंह मर्तोलिया। तो मेरा ये कहना है, अभी तक जो मैं 9 एक्सपीडिशन कर चुका हूँ, मेरा कम से कम 25 साल का बर्फ में ही मेरा लाइफ गुजरा है। तो मेरा ये कहना है कि हम लोग कहीं पर भी कैंप लगाते हैं तो वो कैंप का सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। कैंप सिलेक्शन के लिए पहले तो थोड़ा बहुत उस इलाके के बारे में जानना और उस इलाके में रहने वाले जो लोग हैं उनसे भी हमको वहाँ का जानकारी लेना चाहिए। इससे पहले कभी कोई यहाँ पर हादसा तो नहीं हुआ। हादसा हुआ तो हमको कौन सा सेफ जगह जहाँ पर अपना कैमरे बसाना चाहिए। तो ये हमारी थोड़ी सी चूक है। मैं ये कहता हूँ कि आने वाले समय में हम लोग फिर भी हम लोग जाग जाए, यहीं पर क्या सवाल नहीं, आने वाले समय में आगे भी ये कार्रवाई हमको देखना पड़ेगा कि कैंप साइट भले ही वहाँ पर थोड़ा सा दूर हो जाने में, लेकिन सेफ है तो बहुत अच्छी बात है। सेफ है तो सुरक्षित है हम लोग। और बर्फ़ का जो गिरना है ये कभी भी आ सकता है, इसका कहा नहीं जा सकता। अब लॉन्च कभी भी आ सकता है, दिन में भी आ सकता है, रात में भी आ सकता है। वाइब्रेशन, कहीं पर भी आवाज़ ज़ोर से आ गई उससे भी आ सकता है। हवा स्ट्रॉम, ज़्यादा तेज़ हवा आ गया उससे भी आ सकता है। आपका बिजली चमक गया उससे आवाज़ आ गई उससे भी हो सकता है। इसका कहा नहीं जा सकता है। पर तो इसलिए आप जो है आईटीबीपी में आपने तमाम सेवाएं दी, इंस्पेक्टर पद से आप रिटायर भी हुए हैं। आप तो अब जो है ऐसे एक्सपीडिशन को समझाने के लिए स्टूडेंट्स को भी ट्रेनिंग्स भी आप लगातार दे रहे हैं, और आपदा प्रबंधन को लेकर आपको बहुत बड़ा अनुभव भी यहाँ पर देखा गया है। तो सर, किस तरीके के जो है आपको लगता है कि जो आइस को लेकर भी आपने बात की कि पहाड़ पर जो आइस होती है वो भी अलग अलग तरीके की होती है, और उसको क्या क्या जो आप लोग ट्रेनिंग्स में ये भी बताते हैं, या जो बीआरओ है उन लोगों को इसकी नॉलेज होनी चाहिए उन क्षेत्रों में जहाँ पर ये लोग काम कर रहे हैं? क्योंकि हमारा जो बॉर्डर एरिया है, जो चाइना की तरफ वाला जो एरिया है, वहाँ पर एवलॉन्च काफ़ी आते हैं, ग्लेशियर्स वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं। जी, मेरा ये कहना है, बीआरओ तो ये जहाँ पर भी ये लास्ट बॉर्डर है, लद्दाख से लेकर के हमारा लास्ट ये
धारचूला जो बॉर्डर है यहाँ तक पूरी बॉर्डर में ये बीआरओ काम कर रही है। तो बीआरओ के जितने भी अधिकारी हैं कम से कम इनको थोड़ा बहुत माउंटेनियरिंग कोर्स का अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। अभी भी मिलिम साइड में मैंने देखा है कि वो लोग वहीं पर बैठे हैं, काम कर रहे हैं, उसका अनुभव उनके पास है। तो इससे फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। क्योंकि बर्फ़ का जो है ये बहुत दर्दनाक घटनाएं हो जाती हैं। इसमें फ्रोस्टबाइट हो जाता है, आदमी का हाथ कट जाता है, पाँव कट जाता है, नाक कट जाता है, कान कट जाता है ठंड के वजह से, तो अपंग हो जाती है आदमी। तो इसलिए बॉर्डर के जो अधिकारी हैं उनको भी ये ट्रेनिंग में कराना बहुत ज़रूरी समझता हूँ मैं। और उसी से ये फ़ायदा होगा कि हमको कैंप कहाँ पर करना है, कैंप किस जगह पर करना है। क्योंकि इनका कोई फिक्स तो जगह होता नहीं है, जहाँ पर काम है वहीं पर ये अपना कैंप बसा देते हैं। अब कैंप तो बसा दिया, पानी है, सब कुछ है वहाँ पर, लेकिन ये अवलांच वाला जो पॉइंट है उसको हमने ध्यान में रखा तो कोई फ़ायदा नहीं। अवलांच के अलावा लैंडस्लाइड का भी खतरा हो सकता है। लैंडस्लाइड के अलावा बाढ़ का खतरा हो सकता है। जैसे गैप में लगा दिया, बोला हवा नहीं आ रही, यहाँ पर बढ़िया है भाई, और जगह हवा आती। बारिश ज़्यादा हो गया, ऊपर पहाड़ से दोनों तरफ से पानी आ गया, वो कैंप आपका बहा के लिए जाएगा। तो इस प्रकार के माउंटेन में हमको जो हम लोग वैसे कैंपिंग करते हैं, ये इसमें ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। यह मैं सरकार से भी कहता हूँ, हमारी उत्तराखंड में जो भी अभी हमारे सरकार है, इनसे भी मैं अनुरोध करता हूँ कि बीआरओ में जो अधिकारी हैं उनको माउंटेनिंग कोर्स कराया जाए, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, आपने काफ़ी इम्पोर्टेंट बात कही सर। जो एवलांच आता है वहाँ पर, मैंने आइस के बारे में भी समझने का प्रयास किया कि किस तरीके से आइस जो है हार्ड आइस होती है, जो स्नो होती है वहाँ पर, इसके अलावा सॉफ्ट होती है। तो ये जो हादसा हुआ है यहाँ पर, तो वो किस तरीके का हादसा था जो आपने अब तक देखा होगा? बर्फ़ असली में जब शुरू में जब दिसंबर जनवरी में गिरता है तो ये बर्फ़ जो है पाउडरी स्नो होता है, ज़्यादातर पाउडरी स्नो होगा। पाउडरी स्नो का मतलब ये पाउडर की तरह होता है। तेज़ हवा आए तो एक जगह से दूसरी जगह इकट्ठा हो जाता है, दूसरी जगह तीसरी जगह इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन जो आजकल जो बर्फ़ गिर रहा है ये इसको कहते हैं वेट स्नो। वेट का मतलब इसमें वज़न होता है, पानी होता है ज़्यादा। तो ये पानी ज़्यादा होने की वजह से ये उड़ता नहीं है, ये जहाँ पर गिर गया वहीं पर एक के ऊपर ये चिपकता जाएगा। और इतना चिपकता जाएगा कि ढलान जब उसको 45 डिग्री से ज़्यादा मिल गया, उसके लिए बेस नहीं है रुकने का, तो उसने खिसकना ही खिसकना है, पक्का खिसकेगा वो। 1 फीट के बाद कभी भी वो खिसक सकता है। 1 फीट सुनो आपका उस लाइन में है 45 डिग्री के ऊपर। उसके बाद ज़्यादा बर्फ़ गिर गया तो वो अपने वेट को सहन नहीं करेगा, वो नीचे को आएगा, जो कहीं पर भी हादसा करा सकता है। तो वेट स्नो में तो ज़्यादा नुकसान है, मतलब आदमी उठ नहीं पाता है। पाउडरी स्नो में आदमी फंस गया, अवलांच में फंस गया, उस हालत में आदमी हाथ पांव मार के भी थोड़ा सा वो अपने लिए जगह बना सकता है। जो वेट स्नो है इसमें जगह बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये वाली वेट स्नो थी, और मैं दर्शकों को भी बता देता हूँ, ये जो हादसा हुआ है वो वेट स्नो के कारण ही इतना बड़ा हादसा माना जा रहा है। सर लगातार जो है, चूँकि आपने भी जो है आईटीबीपी में रहकर तमाम रेस्क्यू ऑपरेशंस भी किए हैं। 1971 में भी जो हम लोगों की जानकारी में आया है कि 1971 में आप एक रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल थे। इसके अलावा कई रेस्क्यू ऑपरेशंस को आपने बड़े नज़दीक से ड्राइव किया है। तो किस तरीके का रेस्क्यू ऑपरेशन में ध्यान देने की आवश्यकता रहती है, क्योंकि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल भी रहा है? अब रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हम लोग चलते हैं। असली में रेस्क्यू ऑपरेशन जो तरीके से है उसमें हम लोग आइस एक्स और एक सोनो अवलांच रॉड होती है जो 17-18 फीट की होती है, उससे गाड़ के चेक करते हैं। उसके अलावा आजकल ये खोजी कुत्ते होते हैं जो आदमी के जो ऊपर हम लोग उस इलाके में चलाते हैं कुत्ते को, वो सूंघ के भी वहाँ पर पता कर सकता है कि यहाँ पर जो है बॉडी पड़ी हुई है
या जिंदा भी हो सकता है। जो पोल्ट्री सुनो है उसमें कई बार 8-8, 10-10 घंटे के बाद, 12 घंटे के बाद भी आदमी जिंदा बचे हैं। थोड़ा वो अपने लिए जगह बना लेता है तो वो उसको हवा मिलती है, ऑक्सीजन मिल जाता है, वो जिंदा बच सकता है। लेकिन उसके लिए हमको तुरंत कार्रवाई करनी है। जितना जल्दी कार्रवाई करेंगे उतनी ज़्यादा आदमी की जान माल के नुकसान को हम बचा सकते हैं। और पोल्ट्री सुनो में सबसे ध्यान देने वाली बात है कि हर प्रकार की व्यवस्था वहाँ पर हो। सुनो शॉवल है उसके पास, पहली बात तो उस आदमी के पास पूरा साधन होना चाहिए रेस्क्यू का पहना हुआ सामान होना चाहिए। उसके अलावा जो हम रेस्क्यू करने जा रहे हैं उतना ही नहीं, उस जहाँ से वो अवलांच है उसको भी हमको देखते रहना है कि यार दोबारा वहाँ पर अभी स्नोफॉल हो रखा है कि वो तो नहीं आ रहा, और तो हमको वो पॉइंट को भी सर्च करते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए। और उसके साथ साथ अपना रेस्क्यू का जो काम है एक दूसरे के साथ मिल करके, क्योंकि हम लोग इसको ग्रुप में करते हैं, ग्रुप में करना पड़ेगा। एक 4-4 फीट के या 2-2 फीट के इस हिसाब से जिग जैग में, स्टैंडिंग लाइन में, ट्रेवर्स लाइन में जितने ज़्यादा आदमी हों, जितने ज़्यादा हमारे पास साधन हो, उतने ज़्यादा जल्दी हम लोग इनको रेस्क्यू कर सकते हैं। तो अवलांच रोड होती है जिसको हम गाड़ते जाते हैं हर 2-2 फीट में, जहाँ पर नीचे थोड़ा सा उस रोड से पता लग जाता है कि नीचे कुछ सॉफ्ट लग रहा है। सॉफ्ट लग रहा मतलब कुछ न कुछ है वहाँ, तो वहाँ फटाफट खोदा तो हो सकता है आदमी मिल जाए, हो सकता है थोड़ा सा उसको हम लोग फर्स्ट एड दें तो लाइफ बच सकती है। तो इसलिए वहाँ पर जितना जल्दी हम लोग कार्रवाई करें तो बेहतर है। और इसकी लंबाई चौड़ाई का कहा नहीं जा सकता है, कितने इलाके में ये बर्फ़ अवलांच का फैला हुआ है। जितना कम जगह होगा, गैप होगा तो वहाँ गहरा ज़्यादा होगा, गहरा ज़्यादा होगा तो वहाँ पर थोड़ा मुश्किल होगा। जहाँ खुला जगह होगा तो वहाँ ज़्यादा 2 फीट, 4 फीट, 6 फीट, 8 फीट तक बर्फ़ हो सकता है, तो वहाँ पर ईजी हो जाता है आदमी को ढूंढने के लिए। मतलब जो है आपने जो है कई पहले भी इस तरीके के औली में भी जो है लाहौल स्पीति में भी एक बहुत बड़ा जो है ग्लेशियर शायद टूटने या एवलांच आया था, उसमें 300 से ज़्यादा घर जो है नश्ते नाबूद हो गए थे और पता नहीं कितनी जो है उसमें कैजुअल्टीज़ हुई होंगी। उसके बारे में जो है क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि ये जो है पूरी स्टोरी हम लोग जानना चाहते हैं, दर्शक जानना चाहते हैं क्या हुआ था उस समय, आपके पास में कैसे सूचना मिली थी? 1972-73 के बाद है मेरे ख्याल में, हम लोग ओली में हुआ करते थे। तो हेडक्वार्टर से मैसेज आया कि स्की टीम जिसमें हम लोग 10 आदमी थे, जिसका कमांडर हमारा यू भुटुंगुरु था, उस ज़माने में टॉयसे हुआ करते थे, वो वहीं के रहने वाले थे, उसी जगह के ये लाहौल स्पीति के। तो उनको नियुक्त किया था, उनके टीम में हम लोग भी गए थे। जबकि हम लोग वहाँ से बाई एयर गए, क्या बोलते हैं, कुल्लू से, और कुल्लू से बाई एयर गए और जहाज़ ने, हेलीकॉप्टर ने लैंड भी नहीं किया, हमने ऊपर से जंप करके बर्फ़ में कूदे हैं सभी लोगों ने। उसके बाद उस पॉइंट में गए जहाँ पर वो ये हादसा हुई थी। अवलांच से पूरे घर 300-400 घर जो है पूरे जड़ से निकल गया था। वहाँ एक पत्थर भी नहीं बची थी, जिसमें तकरीबन 200-300 जानवर, क्योंकि गाय बच्चियाँ, उनके बकरियाँ, भेड़ बकरियाँ भी वो अंदर ही रखते थे वो लोग, और जाड़ों में वहीं रहते थे वो लोग। और उसके साथ साथ जो आदमी थे वहाँ, जो दूर दराज नौकरी में होंगे वो तो होंगे, जो गांव में होंगे वो कोई भी आदमी नहीं बचा, मैक्सिमम लोग कैजुअल्टी हो गई। तो हम लोगों को पता था कि अब वहाँ पहुँचने, हम लोग स्की लेके गए, वो पूरे इलाके में हम लोग ने सर्च किया, और सर्च करने के बाद 2-3 डेड बॉडी मिली हमको, ज़्यादा नहीं मिल पाया। वो मुझे लगता है सब वो चिनाव नदी थी, एक बहुत बड़ी नदी, वो नदी के ऊपर पूरा वो जो ऊपर से जब वो मकान वगैरह सब निकाल के लाया, वो पूरा बराबर हो गया था। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पहाड़ों में बादल बिछा रहता है,
क्लाउड ऊपर से देखते हैं मैदान जैसा, वैसे वहाँ पर बन गया था। तो बहुत ही दर्दनाक घटना हुई। उसके साथ साथ हम लोग 1971 में ये पिंडारी ग्लेशियर में रेस्क्यू के लिए गए थे। जापानीज एक्सपीडिशन थी, 4 आदमी उसमें मिसिंग हो गया था। हम लोग तब भी ओली से गए थे वहाँ, तो काफ़ी खोजा हम लोग ने। वो था नंदा खाट पीक के लिए गए थे वो लोग। वहाँ गए हम लोग, 2 कैंप 3 कैंप तक हम लोग भी गए, लेकिन कहीं उनका पता नहीं चला। अभी भी नहीं मिले वो बेचारे, नहीं मिल पाए। तो उसके अलावा हम लोग लद्दाख में, और ये ओली के बाद उधर माणा साइड में, और ये ऊपर आपके नीति साइड में भी रेस्क्यू किया हम लोगों ने। तो उस रेस्क्यू से ये लगता है हमको कि हम लोग जो भी चलते हैं उसका ध्यान नहीं रखते हैं। ट्रेवर्स ज़्यादा चलते हैं हम लोग। अब पहाड़ों में तो ट्रेवर्स चलना है, लेकिन जब एक्सपीडिशन है, जब हम ट्रैकिंग में जाते हैं, उस हालत पर हमको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कालिंदी खाल में भी पिछले बार हादसा हुई थी। इसी कारण से हुआ, थोड़ा सा नॉलेज पर हम लोग ने ध्यान नहीं दिया। जो उत्तरकाशी में एक्सीडेंट हुआ हमारा, माउंटेनियर 29 आदमी मरे, उसमें भी हमारी बहुत गलती है। हमारे इंस्ट्रक्टर की गलती लगाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने उस समय भी रास्ते को सीधा वर्टिकल जाने के बजाय ट्रेवर्स काटा है। तो ये चीज़ हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। और आने वाले समय में मेरा ये कहना है, जितने भी पर्यटक हमारे उत्तराखंड में आ रहे हैं, ये सब के सब जो है, कुछ एक तो कोर्स किए हुए आते हैं, कुछ एक बिगैर कोर्स करके आते हैं। लेकिन बिगैर कोर्स किए हुए भी आते हैं ट्रैकिंग में, तो हमारा जो वहाँ पर गाइड है, ये इतना निपुण होना चाहिए कि वो उसको उस रास्ते पर सकुशल पहुँचा करके वापस लाए। लेकिन ये अभी नहीं हो रहा हमारे यहाँ। ये बहुत दुख की बात है। मैंने बहुत नेपाल में देखा है, सिक्किम गया हूँ, हिमाचल प्रदेश में घुमा हूँ, लद्दाख में घुमा हूँ, वहाँ एक से ही गाइड है, और वहाँ एक्सपर्ट गाइड है, सर्टिफिकेट गाइड है। हमारे यहाँ क्या होता है, 4 बार वो गाइड के वो ट्रैकिंग के साथ चले गया, 5वीं बार बोलता है साहब मैं तो गाइड हूँ। अब ट्रैकिंग करने के बाद अपने आप को गाइड बताने लगते हैं, जबकि आपको गाइड बताता है। ये बहुत गलत बात है, क्योंकि गाइड के लिए ट्रेनिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। कितने समय तक की ट्रेनिंग होनी चाहिए गाइड्स को भी, अगर हम बात करें तो? अब सर, मेरा तो ये कहना है कि उसके लिए 28 दिन का हम लोगों को ट्रेनिंग कराना चाहिए। किसको? गाइड को। जो भी इलाके में, जैसे मुनस्यारी है, धारचूला है, उत्तरकाशी है, आपके गंगोत्री साइड में है, बैद्यनाथ साइड में है, जो भी ये गाइड का काम करते हैं, ये एक्सपर्ट होना चाहिए। क्योंकि इनको जब उस इलाके के बारे में पूरी जानकारी होगा, उसके साथ साथ उस इलाके में पाए जाने वाले पेड़ पौधों के बारे में जानकारी होगा, उस इलाके में जो पाए जाने वाले एडिबल प्लांट्स हैं, बाद में खाना ख़त्म हो गया आपका, क्या खाएंगे, उसके बारे में नॉलेज हो। रेस्क्यू के बारे में नॉलेज। चल रहे थे, ऊपर से एक पत्थर आया, हाथ में लग गया, हाथ ब्लीडिंग होगी, तो वहीं पर ख़त्म हो जाएगा आदमी। उसको खून कैसे बंद करना है, फर्स्ट एड के बारे में उसको पता होना चाहिए। उसके साथ साथ जब भी हम ट्रैकिंग में जाते हैं, तो फर्स्ट एड के साथ साथ रेस्क्यू। बाय द वे, भगवान ना करे, गलती से 5 आदमी जा रहे हैं, एक आदमी गिर गया, पगडंडी है, गिर गया, नीचे नदी है, बीच में अटक गया, ऊपर से चट्टान है, नीचे चट्टान है, वहाँ तक आदमी जा नहीं सकता है। उस हालत पर उस आदमी को कैसे हम रेस्क्यू करेंगे वहाँ से? मृतुल भैया, अभी जो है जैसे इतना बड़ा जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है अभी वर्तमान में भी, क्या कहेंगे आप, आपकी दृष्टि से वो अब किस तरीके की जो है चीज़ें कर सकते हैं? कि हालांकि कई 4 लोगों की तो उसमें मौत भी हो चुकी है, तो आगे जो BRO है या जो ग्रीफ है, वो क्या एक्ट करे? अब उनके लिए क्या कहेंगे? यदि हमारी सरकार से क्या आग्रह करेंगे कि क्या होना चाहिए? तो मेरा तो यही कहना है कि जो आने वाले समय में BRO में भले सबको न कराएं हम लोग,
लेकिन 10 में से 5 आदमी को माउंटेनियरिंग कोर्स जो कराते हैं, तो माउंटेनियरिंग कोर्स में सब कुछ आ जाता है। मतलब माउंटेनियरिंग कोर्स का मतलब है कि पहाड़ में हम लोग कैसा जिंदा रहें, कैसे हम एक दूसरे को हेल्प करें, कैसे हम अपने आप सुरक्षित के साथ अपनी टीम को साथ सकते हैं। कि ऐसे एवलॉन्च वाले जो जगह हैं वो टोटल कितनी होंगी? कभी आप लोगों ने ऐसा कभी सोचा, कभी उसकी काउंटिंग या इस तरीके का कभी रहा कि आपको ये पता हो कि यहाँ पर एवलॉन्च अक्सर आता है? कभी इस तरीके का डाटाबेस तैयार हुआ है? नहीं, अब लंच पॉइंट तो ये पहाड़ों में जहाँ जहाँ भी हम लोग ये जो माइग्रेशन में लोग जाते हैं वो पॉइंट है, सबसे पहले चिन्हित हैं वो। जब वो शुरू में बर्फ़ गिरता है तो हर आदमी को पता है ये पॉइंट अवलांच पॉइंट है, यहाँ पर बर्फ़ आना ही आना है। लेकिन जब अत्याधुनिक बर्फ़ गिर गया, ज़्यादा बर्फ़ गिर गया, उस हालत पर कहा नहीं जा सकता कहाँ पर से आ जाए, यह कहा नहीं जा सकता है। तो एवलॉन्च पॉइंट को जो है नोट करें और देखें, समझें। जी, अवलांच पॉइंट को नोट करें और उस इलाके में जिस प्रकार से हम लोग रोडों में लगाते हैं, यहाँ से खतरा है, यहाँ पर रोड बैंड है और आगे पुल आने वाला है, इसी टाइप से अवलांच पॉइंट का भी वहाँ पर सिंबल होना चाहिए। ये इलाका अवलांच पॉइंट है, थोड़ा ऊंचाई में, ज़्यादा ऊंचाई में हो ताकि वो बर्फ़ से न ढके। तो उस हालत पर वो आदमी वहाँ पर जब जाएगा, वो पॉइंट देखेगा तो शायद हो गया थोड़ा सुरक्षित, अलर्ट रहेगा, उस हिसाब से चलेगा। बिल्कुल, ये थे मर्तुले जी जो बता रहे थे कि किस तरीके से आखिरकार ऐसे एवलॉन्च से जो दुर्घटनाएं होती हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है। कुछ पॉइंट्स को उन्होंने ज़रूर डिस्कस किया कि संकेतक होना चाहिए जिससे ये पता चल सके, चाहे वो BRO या फिर और भी ट्रेवलर्स यहाँ पर आते हैं, वो ऐसे पॉइंट्स को देखकर अपना कैंप साइट बना पाएँ, उनसे हटकर बना पाएँ। तो ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हम लोग आपको न्यूज़ टुडे नेटवर्क के चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिसके ज़रिए हम आपको ऐसी महत्वपूर्ण उत्तराखंड से संबंधित जानकारियाँ दे पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।